और अभी उनका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, या जो वकालत में आना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि मैं सभी बच्चों के लिए ये एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी कोर्स करें वो बहुत मेहनत से, डेडिकेशन से और लगन से करें। जी। खाली क्लाइंट को एंगेज करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसका ये भी ज़रूरी है कि आप उसके केस को कोर्ट में अच्छी तरीके से प्लीड करें। इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। कई बार देखा जाता है कि जो वकालत के करियर में लोग होते हैं वो अपने पेशे का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मजाल क्या कि पूरी फाइल पर कहीं एक पेंसिल या पेन का निशान भी लगा दें और वो एज ए फाइल, वो पूरी फाइल एज इट इज फाइल पढ़ने के बाद, मुआयना करने के बाद वो उस कंसर्निंग बाबू को दे दिया करते थे। ऐसा लगता था जैसे जिंदा स्वतंत्रता सेनानी जा रहे हैं। और आज के जर्नलिस्ट जब तक आग न लगे उनके काम से सोसाइटी में, तो उन्हें मज़ा नहीं आता। क्योंकि मैंने वकालत कभी की नहीं थी और वकालत के आदाब भी नहीं जानता था, तो मैंने उन्हीं वकील साहब से कह दिया, हालांकि उन्हीं की एप्लीकेशन थी, उनसे कहना नहीं चाहिए था। मैंने, वकील साहब आपने बड़ी सी बहस की आज, लेकिन लीगल पोजीशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, बहुत मशहूर हैं, प्रदीप राय। उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि एक वकील, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वकील हैं जो कि 1 करोड़ रुपए दिन के कमा कर लेकर जाते हैं। बहुत सारे अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार नाजरीन, मेरा नाम है रैयान अल हसीन और ये चैनल है दी ऑन पॉइंट और आप देख रहे हैं POV शो। आज हम एक ऐसे पेशे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। कई सारे फैक्ट ऐसे हैं जो आपको गलत बताए गए हैं और कई सारे फैक्ट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। और अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं और वकालत में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे साथ जो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हैं जस्टिस इफ़ाकत अली खान साहब, जो कि हाई कोर्ट में भी जज रह चुके हैं और 35 साल से ज़्यादा इन्होंने जुडिशियरी सिस्टम को अपने दिए हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए। शुक्रिया सर, जो अभी लोग वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं और अभी उनका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, या जो वकालत में आना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में लॉ एक बहुत प्रॉमिसिंग कोर्स है। जी। LLB वगैरह करना, पहले जब आज से 30 साल 40 साल पहले लॉ को काफ़ी लो रेट किया जाता था। जिस बच्चे का कहीं दाखिला नहीं होता था तो लॉ में दाखिला लिया करता था, लेकिन आज की तारीख में लॉ ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत ही जॉब ओरिएंटेड हो चुका है और इसका स्कोप भी बहुत अच्छा हो गया है। इसलिए अब अच्छे अच्छे मेरिटोरियस बच्चे भी लॉ में आना चाहते हैं। क्या सलाह है आपकी उनके लिए? कि सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि मैं सभी बच्चों के लिए ये एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी कोर्स करें वो बहुत मेहनत से, डेडिकेशन से और लगन से करें। जी। क्योंकि आप किसी भी अच्छे कोर्स में दाखिला ले लें और आप अगर टेल एंडर हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, और आप किसी ऐसे कोर्स में दाखिला ले लें जिसमें जॉब की प्रोबेबिलिटीज कम हो, लेकिन आप उसमें टॉपर हैं, तो 100% यू विल गेट द जॉब। इसलिए जो भी कोर्स करें, जो भी पढ़ाई करें, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से और सिंसियरली करें। और मेहनत और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको फल मिलेगा, और अगर आप ये सोचें कि मैं मेहनत ना करूं और मुझे फल मिल जाए, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो वकील होते हैं उनमें क्या स्किल सेट होता है जो उन्हें धीरे धीरे डेवलप करना होता है वकालत में? वकालत एक बहुत मेहनत का प्रोफेशन है, नो डाउट, एक नोबल प्रोफेशन है। इसमें बहुत सारी बातें ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपकी वर्किंग, आपकी बात करने की स्किल इतनी अच्छी हो कि आप दूसरे आदमी को मुतमईन कर सकें। आपसे जो आदमी आया है, क्लाइंट आया है, वो आप उससे बात करें, आप उसकी प्रॉब्लम समझें, उसको सही गाइड करें और वो आपसे इम्प्रेस हो, फिर आपको एंगेज करें। इसके बाद खाली क्लाइंट को एंगेज कर लेना ही सफिशिएंट नहीं है, उसका ये भी ज़रूरी है कि आप उसके केस को कोर्ट में अच्छी तरीके से प्लीड करें। इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं।
कि आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। जी। अगर आपको लॉ की नॉलेज ही नहीं है तो आप अपने क्लाइंट का केस प्लीड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि कोर्ट में बात को किस तरह रखना है, ये भी आना एक कला है, एक प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वकालत में भी देखते हैं और आम जिंदगी में भी देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज तो बहुत होती है, जी जी, लेकिन कन्वे करने की पावर नहीं होती। वो अपनी बात को सही तरीके से कन्वे नहीं कर अच्छे पाते, से प्रेजेंट नहीं कर पाते, स्ट्रक्चर। और कुछ लोगों में ये होता है कि नॉलेज तो थोड़ी कम है, लेकिन उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि वो एकदम दूसरे कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं बहुत खूबसूरती के साथ वो सामने वाले तो वकील को ये कन्वेइंग पावर होनी चाहिए कि वो अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर सके और लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। जी। यही चीज़ें ज़रूरी है, और इसके साथ साथ वकील का बिहेवियर भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके कोर्ट के अंदर। जी। कई बार देखा जाता है कि जो वकालत के करियर में लोग होते हैं वो अपने पेशे का गलत इस्तेमाल करते हैं, कई बार किसी पर रुआब दिखाने के लिए। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो लोग वकालत की केवल डिग्री इसलिए लेते हैं कि वो रुआब झाड़ सकें। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहना ज़्यादा सही नहीं है। अच्छे बुरे इंसान हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में होते हैं। जो LLB भी नहीं है, रुआब तो वो भी झाड़ सकता है, लेकिन नहीं वो तो रुआब झाड़ना और LLB करना या लॉ की एजुकेशन हासिल करना कोई लिंक नहीं है। ये एक आदमी की पर्सनल नेचर है। कल को आप ये कहेंगे IAS इसलिए बनना चाहते हैं कि रुआब झाड़ सके। तो इंसान दुनिया के किसी भी फील्ड में हो या कुछ भी ना हो, तभी बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, दूसरे के आदमी की रेस्पेक्ट और उसकी इज्जत करनी चाहिए। यही सोसाइटी के लिए रिक्वायर्ड भी है और मस्ट भी है। आपने लगभग 35 साल जुडिशियरी सिस्टम में सर्विस की है और हज़ारों वकीलों को सुना होगा। तो अब से जिस टाइम आपने अपना करियर शुरू किया था और जब आपने रिटायर हुए, तो उस टाइम के वकीलों में और जब आप रिटायर हुए उस टाइम के वकीलों में क्या फ़र्क आपको नज़र आया? सोशल वैल्यूज़ तो हर फील्ड में गिरी हैं जी, और हमारी बार भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सही बात है, पहले जो वकालत का स्टैंडर्ड था वो धीरे धीरे डिटेरेट हो गया। पहले तो लोग बताते हैं कि कोर्ट की फाइलें भी वकील साहबानों के घर चली जाती थी फाइल तैयार करने के लिए, और उन फाइलों से वो अपने केस तैयार करते थे। लेकिन मजाल क्या कि पूरी फाइल पर कहीं एक पेंसिल या पेन का निशान भी लगा दें, और वो एज ए फाइल, वो पूरी फाइल एज इट इज़, तो फिर फाइल पढ़ने के बाद, मुआयना करने के बाद वो उस कंसर्निंग बाबू को दे दिया करते थे। लेकिन आज तो ये हालात नहीं है। आज क्या हो रहा है? अब हो ही तो रहा है कि आज इतना यकीन नहीं है कि किसी को दे देंगे तो पता नहीं कौन सा पन्ना फाड़ ले, कहाँ कुछ पेन चला दे। मतलब ट्रस्ट गिरा है। मैं ये कहता हूँ, लेकिन आप बात की क्यों कहते, कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें ट्रस्ट नहीं गिरा है? आप क्या जर्नलिज्म में ट्रस्ट नहीं गिरा है? मैं आपको बताऊं, हम आगरा के रहने वाले हैं और आगरा में उस जगह रहते हैं जहां अमर उजाला का हेड ऑफिस था जी, पथवारी में, धुलियागंज पथवारी में। तो पत्रकार हमारे सामने जाया करते थे, जर्नलिस्ट, खादी का कुर्ता पजामा पहन रखा है, एक थैला लटका हुआ है, चप्पल पहने हुए जा रहे हैं। मजाल क्या कोई उन्हें खरीद के दिखा दे? ऐसा लगता था जैसे जिंदा स्वतंत्रता सेनानी जा रहे हैं। और आज के जर्नलिस्ट जब तक आग ना लगे उनके काम से सोसाइटी में, तब तक उन्हें मज़ा नहीं आता। सूट बूट पहनकर भी बिक जाती हैं, पहले कुर्ते में भी नहीं बिक पाता। पहले बिकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था साहब। और ये सभी में आया है, एक हर फील्ड, हर फील्ड में आया है। किसी एक को इस काउंट पर किसी एक को सिंगल आउट करना मुनासिब नहीं है। आपने इतने सालों को अपने जुडिशियरी सिस्टम को दिया है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरे 35 साल की जर्नी? एक मिनट, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले वकील साहबानों में बहुत खूबी ये थी कि वकालत करते थे, अपने क्लाइंट का पूरा केस प्रेजेंट करते थे, लेकिन फिर भी उनकी दिली इच्छा ये होती थी कि जस्टिस हो।
कभी वो ये नहीं चाहते थे कि कोर्ट से इलीगल ऑर्डर हो जाए। थोड़ा बहुत जो डिस्क्रेशन है, फेवर है, उन्हें मिल जाए, लेकिन कभी ये नहीं चाहते थे कि ऑर्डर इलीगल हो जाए। वो जस्टिस चाहते थे। जी। एक मर्तबा की बात है, मैं बदायूं पोस्टेड था और अच्छाई में किसी वकील साहब का नाम लेना बुरा नहीं है। जी ज़रूर ले सकते हैं। जी। मैंने चूँकि LLM किया था, कभी वकालत नहीं की थी और डायरेक्ट एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही मैंने कोर्ट की अंदर से दीवारें देखी थी। तो एक केस में बहस सुन रहा था, सिविल की एक एप्लीकेशन थी, उसमें एक तरफ से उस एप्लीकेशन जो दी थी वो एक हिमांशु रेंडल वकील साहब हैं, बदायूं के, सिविल के बहुत अच्छे वकील हैं, वो बहस कर रहे थे। एक उनके अपोजिट में वकील साहब और बहस कर रहे थे। तो मुझे जो हिमांशु रेंडल साहब जो अपने एप्लीकेशन के फेवर में बहस कर रहे थे, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, अपील कर रही थी, मैं कन्विंस था उनसे। फिर उस बहस के बाद किसी और काम से या तारीख वगैरह की पूछने के लिए हिमांशु रेंडल साहब मेरे चैम्बर में आ गए। तो चूँकि मैंने वकालत कभी की नहीं थी और वकालत के आदाब भी नहीं जानता था, जी। तो मैंने उन्हीं वकील साहब से कह दिया, हालांकि उन्हीं का की एप्लीकेशन थी, उनसे कहना नहीं चाहिए था, मैंने वकील साहब आपने बड़ी अच्छी बहस की आज, लेकिन लीगल पोजीशन क्या है। तो देखिए उस वक्त ये वकालत का ये स्ट्रक्चर था। हिमांशु जी ने मेरे से कहा कि सर अगर आप ये बात मेरे से कोर्ट में कहते तो मैं अपनी ही बात दोहराता रहता, लेकिन अब भी आपने ये बात मेरे से चैम्बर में पूछी है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सही लीगल बात बताऊँ। लीगल बात यह है कि सर मेरी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, आप खारिज कर दीजिएगा। इतनी ईमानदारी थी, इतनी ईमानदारी इस प्रोफेशन में थी। तो मैं यही फरमा रहा था कि आपने 35 साल जुडिशियरी सिस्टम को दिए हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आई कुडंट फॉलो द क्वेश्चन। मतलब आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, हम अपनी तरफ से अच्छा कोशिश करते रहे, हमेशा अच्छी कोशिश करते रहे। हमने तो हमेशा ये कहा कि जस्टिस हो। मैं एज अ पर्सनल लाइफ पर लेकर पूछ रहा हूँ कि आप एज नहीं, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत इज्जत मिली है हमें तो। हाँ, और बहुत इज्जत मिली है, बहुत अच्छी सर्विस है। और शायद कहीं बाइबल में लिखा है कि ए मैन कैन नॉट बी जज, इट इज़ द एक्ट ऑफ गॉड। तो खुदाई काम है तो दुनिया में जी, जज होना दुनिया में खुदाई काम है। तो इसमें तो कोई मिलावट या घालमिल होना ही नहीं चाहिए। और मैंने भी ज़िंदगी भर फेयर काम करने की कोशिश की। अनजाने में कोई गलती हो गई तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने जानबूझकर दानिश्ता किसी को फेवर डिसफेवर नहीं किया। बहुत सारे लोग जो भी करियर में आना चाहता है, किसी भी करियर में जाना चाहता है, तो उसका सबसे जो पहला पॉइंट होता है जिसे वो देखता है वो होता है अर्निंग, यानी इस पेशे में पैसा कितना है वकालत की। भाई देखिए, एक हमारे दोस्त हैं, वो भी जज हैं, हमारे बैच के ही हैं, बहुत दीनदार हैं जी। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे जिक्र हो रहा था तो बोले कि भाई दुआ मांगी, क्या मांगी, ये वो। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मेरे खर्चे मेरी इनकम के अंदर रखना। तो अगर आप एक्स्ट्रा इनकम की सोचोगे तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। वैसे आज के इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है, पूरी फैसिलिटीज मिलती है, फ्री मकान मिलता है, नौकर मिलते हैं, चपरासी मिलते हैं, हैंडसम सैलरी मिलती है। अगर आपका उसमें भी पेट नहीं भरता तो फिर कहीं नहीं भरेगा। मैं वकीलों की बात कर रहा हूँ। वकीलों में आपने सर्विस के लिए पूछा था, वकीलों के लिए नहीं पूछा था। तो वकीलों का क्या है फाइनेंशियली, कितना? नहीं, वकीलों का तो प्राइवेट काम है उनका, अब उसमें कोई क्या कह सकते हैं। हालांकि ये तो हमें भी लगता है कि ज़्यादातर वकील, मतलब मुश्किल से 12 में 10% वकील ही खुशहाल होते हैं। ज़्यादातर तो बेचारे अपने बस हैंड टू माउथ है या कहीं रोज़मर्रा के खर्चा निकाल पाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, बहुत मशहूर हैं, प्रदीप राय। उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि एक वकील, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वकील हैं जो कि 1 करोड़ रुपए दिन के कमा कर लेकर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो 50-60 लाख रुपए कमाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो 10,000 कमाते हैं। तो यही तो मैं कह रहा था आपसे
कि वो तो एक प्राइवेट प्रोफेशन है। कोई डॉक्टर आपको ऐसे मिल जाएंगे, उनमें एक भी मरीज नहीं आता। कोई डॉक्टर 200 पेशेंट रोज देखते हैं। जो वकील अपना केस अच्छे से लड़ेगा वो पैसे कमा सकता है बहुत अच्छे ज़्यादा। से भी ज़रूरी है, और नाम और शोहरत भी ज़रूरी है, सब बात ज़रूरी है। नॉलेज भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है। और जो लोग आज राइज कर रहे हैं, चमक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनकी मेहनत रही है। जी। ये आज देखिए, आप 30 साल लगातार मेहनत करते रहिए, आपको मान लो पढ़ा 25 साल तक तो आपको जा नहीं पाए। जब आप टॉप पे पहुंच गए तब आप कह रहे हैं अरे साहब ये तो बिना पढ़े ही काम करते थे। वो बिना पढ़े नहीं कर रहे हैं, वो 30 साल में उन्होंने नॉलेज गेन कर ली है, उसके बेस पे वो काम कर रहे हैं। वो एक बार पढ़ते हैं और बता देते हैं। जी, तो मेहनत तो कभी न कभी की होती है, बिना मेहनत के वकालत भी नहीं चलती। और अर्निंग तो चूँकि प्राइवेट फील्ड है, तो इसमें स्काई इज द लिमिट। कितनी बड़ी बड़ी फीस हो सकती है कि मैंने सुना है, कहीं पढ़ा तो नहीं है खैर, कि पालकीवाला साहब ने सिर्फ एक केस में अपेयर होने के लिए इंडिया के अमेरिका में एम्बेसडर थे, उसे रिज़ाइन देकर केस में अपेयर हुए थे। तो उस केस के आप इम्पोर्टेंस ऑफ फीस का अंदाज़ा लगा लीजिए। सिर्फ एक केस में अपेयर होने के लिए वो अमेरिका में इंडिया गवर्नमेंट के एम्बेसडर थे, वहाँ से रिज़ाइन करके आए थे अपेयर होने के लिए। अब एक आखिरी मैसेज जो तमाम युवा लोग हैं, जवान हैं, जो अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वकालत, सिविल सर्विसेज, डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, या जो भी बनना चाहते हैं, उनके लिए एक आखिरी मैसेज आप इस चैनल के ज़रिए से दें। सबसे ज़रूरी यही है कि जो भी कोर्स करो, जिस फील्ड में है वो मेहनत करो, सिंसियरिटी से मेहनत करो। और जो मेहनत करेगा, जिस फील्ड में करेगा, जहाँ करेगा, वहीं राइज करेगा। और बिना मेहनत के कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये सोचें कि हम मेहनत भी ना करें और हमें कामयाबी मिल जाए। मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो कोई उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए मेहनत से काम करें, ईमानदारी से मेहनत से अपने प्रोफेशन में लगे रहें, और ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर राइज करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।